हेलो बच्चा पार्टी, जय हिंद टू ऑल। मैं अभिषेक कुमार लेकर आया हूं आज एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर, जो क्लास 11 का टॉपिक है, चैप्टर है, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक नीट में पूछे जा चुके हैं, नेट एग्जाम्स में, यानी नीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी से जितने भी क्वेश्चन अभी तक नीट में पूछे गए हैं वो। हालांकि अभी उसका पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 में और कुछ क्वेश्चन होंगे, पार्ट 3 में और कुछ क्वेश्चन होंगे। उस तरह से 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट वर्क, पावर और एनर्जी का आगे नीट और जेई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, जैसे रोटेशनल डायनामिक हो गया, जिसमें सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह होगा। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम लोग वीडियोस के माध्यम से। तो जुड़े रहो अपने इस चैनल पर जिसका नाम है वरुणम फॉर विक्ट्री। और आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नीट 2016 का ये क्वेश्चन है वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर से। चलो इसको डिस्कस करते हैं। A particle moves from a point minus 2i plus 5j to 4a plus 3k. When a force of 4i plus 3j Newton is applied, how much work has been done by the force? ठीक है, देखो सबसे पहला तरीका, न्यूमेरिकल्स बनाने का पहला तरीका, just you have to write all the terms which are given in the question. आपको वो सारे टर्म्स लिखने चाहिए जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, एंड यू हैव टू आल्सो राइट द टर्म्स व्हिच इज टू बी कैलकुलेटेड। और वो टर्म भी जिसे कैलकुलेट करना है, तभी तो पता चलेगा कि हमें फाइंड क्या करना है और क्या क्या हमारे सामने है ना। तो वही हमने करना है। सारे न्यूमेरिकल्स में ये बात को ध्यान रखिएगा। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, आइए सबसे पहले एक पॉइंट है जिसका पोजीशन बदल रहा है, यहां से वो अपने पोजीशन को बदलकर वहां जा रहा है, और फोर्स का वैल्यू हमारा दिया हुआ, हमें वर्क निकालना है। तो तुम मुझे बताओ, वर्क इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कॉल्ड वर्क। तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए, तो फोर्स का तो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में फोर्स दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट? आपने क्लास 11th में जरूर इस चीज को डिस्कस किया होगा। देखो, मान लो कि कोई एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है ये बी, ठीक है ना। यहां पर जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, यानी r1 दिया हुआ है हमारा 4i प्लस -2i प्लस 5j, सॉरी -2i प्लस 5j, और अब इसने अपना पोजीशन को जो बदला है वो आया है 4j प्लस 3k, 4j प्लस 3k। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? दिस इज द पोजीशन वेक्टर, सॉरी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? दोनों पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो आ जाओ, हमें यहाँ पे हमारा r1 दिया हुआ है -2i प्लस 5j, हमारा पोजीशन वेक्टर दूसरा दिया हुआ है 4j प्लस 3k, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से हमने फाइंड कर लेना है, वेक्टर r1 r2 माइनस वेक्टर r1, ठीक है। सो द 4j प्लस 3k माइनस -2i प्लस 5j। आपने वेक्टर चैप्टर में जरूर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सीखा होगा, है ना, उसी से जुड़ा हुआ टर्म है। -2i प्लस 5j, सो हो गया 4j प्लस 3k प्लस 2i, एंड ये क्या है 5j, तो -5j, ठीक है। सो द 2i माइनस j प्लस 3k इज योर पोजीशन वेक्टर। अब हमने वर्क निकाल लेना है, ठीक है। सो द वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स हमारा गिवन है हाउ मच? 4i प्लस 3j। डिस्प्लेसमेंट हमारा गिवन है 2i माइनस j प्लस 3k, दैट इज 2i माइनस j प्लस 3k। 4 2 जा 8, i डॉट i प्लस, सॉरी प्लस माइनस -3j डॉट j, के तो है नहीं हमारे पास, तो 8 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 जूल इज योर वर्क। तो आपका वर्क का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 5 जूल आपका वर्क का वैल्यू आ गया, ठीक है।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत? देखो R1 दिया हुआ है, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है R1 और फिर वो उसका पोजीशन बदल गया R2, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है, तो दोनों के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकाल दो। हाँ या ना? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मिल गया, हमें फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ, वर्क निकालना है, सो द वर्क डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही क्वेश्चन था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए यूनिफॉर्म फोर्स का वैल्यू गिवन है कितना भाई? 3I प्लस J। ठीक है, कैप आप लोग खुद से दे देना, कैप लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूटन एक्ट ऑन अ प्लेस ऑफ मास इज गिवन हाउ मच? 2 किलोग्राम, हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन इतना मीटर टू पोजीशन इतना। वही फिर से दिया हुआ है, आपका गिवन क्या है? फिर से पढ़ो, ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3I प्लस J न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम। ठीक है, मास भी दिया हुआ है। Hence, the particle is displaced from position 2I plus k meter to position 4I plus 3j minus k meter. The work done by the force of the particle. यहाँ भी फिर से R1 वेक्टर गिवन है 2I plus k और R2 is given how much? 4I plus 3j minus k. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से निकाल लेंगे, वेक्टर R2 minus वेक्टर R1 that is 4I plus 3j minus k माइनस 2I प्लस के। ठीक है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या जाना है हमारा यहां पे? 4I ये 4 है प्लस 3J माइनस के माइनस 2I माइनस के। सो द 4I माइनस 2I 3J एंड माइनस 2K, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, और हमारा मास गिवन है, हमारा फोर्स गिवन है। हालांकि मास से कोई ये नहीं है, वर्क तो ऐसे भी निकल जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ। वेक्टर एफ दिया हुआ है 3I प्लस J डॉट वेक्टर एस का वैल्यू गिवन है, हम लोग फाइंड कर चुके हैं, माइनस 2K। सो 3 2 जा 6 I डॉट I और प्लस 3J डॉट J। देखो I को J के साथ या I को K के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एंगल वुड बी 90 डिग्री। हाँ या ना? A डॉट बी इज इक्वल टू AB cos थीटा, सो I डॉट J इज इक्वल टू IJ cos थीटा, और थीटा की जगह पे 90 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज I और J दोनों अलग अलग यूनिट वेक्टर है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो ओवरऑल IJ या IK या JI या JK का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो हम I को J के साथ क्यों लिखे, I को K के साथ क्यों लिखे? पता है कि 0 होना है कि नहीं? तो I को I के साथ रख दिए और J को J के साथ रख दिए। दैट इज 6 into 1 plus 3 into 1, it will give 9 जूल। 9 जूल ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 2013 का था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस of 10 meter along a straight line under the action of 5 Newton force। ठीक है, देखो ए बॉडी मूव्स a distance of 10 meter along a straight line, डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। ओके, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स 5 न्यूटन। ठीक है भाई, इफ द वर्क डन इज 25, ओके, देन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ओके भाई, ये कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस पहले नीट में पूछे जाते थे, देख लो नीट 1997 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, काफी इजी है, आपको निकालना है वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस एफ एस कॉस थीटा। वर्क इज गिवन हाउ मच? 25 जूल इज इक्वल टू फोर्स इज गिवन 5, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो गिवन 10 एंड द कॉस थीटा। ठीक है, so the cos theta would be 5 5 जा 25, 5 by 10, 1 by 2, that means cos theta is equal to 1 by 2 कितना का डिग्री वैल्यू होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, so theta is equal to 60 डिग्री। 60 डिग्री है बच्चा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में पता है, वर्क दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ और एंगल पूछ रहा है। देखो डायरेक्शन
एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे cos थीटा हमने निकाल दिया, वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A body constrained to move in y direction is subjected to a force given F is equal to minus 2i plus 15j plus 6k Newton. The work done by this force in moving the body through a distance of 10 joule 10j मीटर along y axis. Okay. देखो यहां पे फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, देखो यहां समझो, मान लो कि कोई बॉडी है जो कि ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है y डायरेक्शन की तरफ है, तो आ जाओ इधर की ओर फोर्स लग गया। ठीक है, कितना भाई, माइनस 2i प्लस 15j प्लस 6k। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस 10j मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन की ओर दिया हुआ है, यानी y के ही अलॉन्ग दिया हुआ है, कितना, 10j। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, द वर्क डन। तो ये भी सिंपल ही है या नहीं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी तो कुछ नहीं है, ये नीट 1994 का क्वेश्चन है। अगर पहले की बात करें तो अभी के रिस्पेक्ट में नीट के क्वेश्चंस पहले काफी इजी हुआ करते थे, है ना, लेकिन हम लोगों को तो डिस्कस करनी है, आइए सारे तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फोर्स इज माइनस 2i प्लस 15j प्लस 6k एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 10j। अब मुझे बताओ बच्चा पार्टी, क्या i को j के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना जरूरी है? जीरो होना है, आपने पता है, बिकॉज i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो सीधा j और j के बीच में आते हैं ना, तो 15 इंटू 10 हाउ मच, 150, j डॉट j 150 इंटू 1 150। ये सब आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, 150 जूल ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। When a body moves with a constant speed along a circle, अच्छा ये नीट 1994 का भी क्वेश्चन है, देखिएगा। When a body moves with a constant speed along a circle, एक बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ पर चल रही है। ठीक है, आ जाओ, मान लो कि कोई बॉडी है, when a body moves with a constant speed along a circle, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है भाई, कांस्टेंट स्पीड से। सपोज करो यहां से ये चलना शुरू की, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। तो स्पीड कांस्टेंट होने से क्या होगा, वेलोसिटी तो बदलेगी, और वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, और जब एक्सेलरेशन डेवलप होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पे डेवलप होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब समझो मेरी बात, कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तुम मुझे बताओ। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो या उसकी स्पीड वेरिएबल हो, उसका वेलोसिटी तो हमेशा बदलेगा ही बदलेगा, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है। दैट मींस वह बदलेगी, और वेलोसिटी के बदलने से पैदा होता है एक्सेलरेशन। तो यहां पर सर्कुलर मोशन का केस है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेवलप होगा व्हिच ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पे डेवलप हो रहा है। इसका वैल्यू आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो उसी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का, यानी यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो भी इधर ही लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना डिग्री से, 90 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमें वर्क अगर निकालना है तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो लग रहा है सेंट्रीपिटल इधर अंदर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कंसीडर किया जाएगा। तो बताओ इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर यहां पर की बात करें तो इधर होगा, यहां पर की बात करें इधर होगा, यहां पर की बात करें इधर होगा, यहां पर की बात करें इधर होगा, तो हर जगह पर एंगल तो 90 डिग्री ही बनेगा। दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री से टेंड होगा ऐसे केस में। और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। सो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा 0, यानी वर्क होगा ही नहीं, दैट इज नो वर्क इज डन ऑन इट, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। A force F is equal to 20 plus 10y act on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter. ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं। फोर्स इज गिवन 20 plus 10y, ठीक है, on a particle in y direction, okay, where F is in Newton and y is meter, ठीक है। Work done by this force to move the particle from in, तो ठीक है ना। दिक्कत क्या है, वर्क डन, ये वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है हमारा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1, बताओ y इज इक्वल टू 0 से अगर y का वैल्यू अगर चेंज होगा तो चलो यहाँ पे देखो बाबू, फोर्स F, फोर्स तो गिवन ही है, ठीक है। और देखो यहाँ पे समझो ऐसे क्या कह रहा है, फोर्स F इज इक्वल टू 20 प्लस 10y एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन की ओर एक फोर्स लग रहा है, कितना, 20 प्लस 10y, ठीक है। Where F is in Newton and y is in meter, work done by this force move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1, ठीक है। y is equal to 0 to y is equal to 1 हमें निकालना है क्या, वर्क डन। तो ये तो सिंपल है, ये भी बन जाएगा। देखो F इज इक्वल टू दिया हुआ 20 प्लस 10y, सबसे पहले देखो ये वेरिएबल फोर्स है, दिस इज नॉट द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि y का वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से 1। अगर y का वैल्यू बदलेगा, सपोज करो 0, तो f का वैल्यू 20, 1 तो f का वैल्यू 30, यानी y का वैल्यू बदल रहा है तो f का वैल्यू बदलेगा, यानी वेरिएबल फोर्स की एक कंडीशन है ना। तो वेरिएबल फोर्स में अगर आपने पढ़ा होगा वर्क कैसे निकाला जाता है फॉर द वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx। अगर यहाँ पे y का केस है तो y कर देंगे, पढ़े हो, चलो आ जाओ। तो f के जगह पे क्या लिखना है हमने, 20 प्लस 10y इंटू dy, कहां से कहां हमारा ये फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है, 0 से 1, ठीक है ना, 0 से 1। तो आ जाओ इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 20 dy 0 to 1 प्लस 10y dy 0 to 1। और इधर देख लेते हैं, तो बताओ क्या हो जाना है, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, dy 0 to 1। देखो हम थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं, आप अगर एग्जाम्स में होंगे तो थोड़ी इतना डिटेल में आप सीधा यहीं से 20y करोगे, 20y एंड 1 to 0 to 1 डायरेक्ट आप उसको बनाओगे। मैं थोड़ा एक्सप्लेन, थोड़ा सा डीप में ये डिटेल में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो, ठीक है ना। प्लस 10 को बाहर करो, y इंटू dy 0 to 1, आ जाओ 20 dy का इंटीग्रेशन y होता है 0 से 1, 10 y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1। सो द 20 y का वैल्यू, पहले अपर लिमिट का वैल्यू रखो तो 1 और फिर लोअर का रखोगे तो 0, तो 1 माइनस 0 प्लस 10, यहाँ पे 1 का रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 माइनस 0/0 समथिंग 0, ठीक है। सो द 20 प्लस ये हो जा रहा है 2 5 10, यानी 25 जूल आपका वर्क डन हुआ है, 25 जूल, ऑप्शन नंबर डी। ये नीट 2019 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। एफ का वैल्यू हमारा दिया हुआ है और कह रहा है कि वर्क डन निकालिए दिस वेरिएबल फोर्स के थ्रू 0 से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक। तो हमने सिंपल से इसको निकाल दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, force F on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown in figure. The work done on the particle during its displacement of 12 meter is। नीट 2011। देखो सब, अगर आपने वर्क, पावर और एनर्जी को अच्छे से पढ़ा है, खासकर वर्क को पढ़ा है, तो उसमें आपने ग्राफ के क्वेश्चंस किए होंगे और ग्राफ में आपने पढ़ा होगा वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता था उस एरिया को ही वर्क डन कहा जाता था। दैट इज वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स, यहां पे फोर्स को F और डिस्प्लेसमेंट को D बोला है तो हम कहेंगे एरिया अंडर द FD ग्राफ, FD ग्राफ। यानी अगर इस ग्राफ के अंदर का एरिया अगर हम फाइंड कर ले तो वो हमारा वर्क डन दे देगा। तो इस ग्राफ के अंदर का एरिया कौन है, ये देखो, ये हमारा ग्राफ है, यहां से ये ग्राफ है, आप देख पा रहे हो, ये हमारा ग्राफ है। इसके अंदर का ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को फाइंड कर लो, हमें मिल जाएगा क्या, वर्क डन।
ठीक है ना। तो आओ वर्क डन बराबर इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये हमें क्या दिख रहा है, हमें तो ट्रेपिज्म दिख रहा है ना। तो ट्रेपिज्म का एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जानते ही होगे, चलो लिख देता हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, होता है ना। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये देखो ये दोनों पैरेलल साइड हो जाएगा। तो बताओ ये 3 से 4 है तो ये हो जाएगा 3 to 7 है तो 4 हो जाएगा ये, और ये भी हो गया 4, और ये 2 है तो ये 2 हो जाना है। और ये ऐसा करो, ये वाला एरिया ही तो नहीं पता है, अच्छा ये वाला लेंथ आपको पता है, नहीं पता है, तो इसको निकालना पड़ेगा। और नहीं तो ऐसा करो ना, इसको रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और ये ट्रायंगल का एरिया निकाल कर दोनों को ऐड कर दो, सबसे बढ़िया वो रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट से भी चल सकते हो, आपके पास दोनों तरीके, हमें इस साइड की तो जरूरत ही नहीं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा सबसे बड़ा यानी 5, यानी टोटल कितना हो गया 9। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 9 इंटू हाइट, और हाइट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2। तो द 1/2 9 4 13, और ये 2 से 2 कट गया, हाउ मच 13। आप इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल कर भी जोड़ सकते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन एक ही आएगा, उससे आसान ये है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। A body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement, actually displacement है तो placement लिखा हुआ कोई नहीं। A body of mass 3 kg is under the constant force which causes a displacement s in meter in it, given by the relation s is equal to 1/3 t square where t is in second, work done by the force in 2 second। नीट 2006 का क्वेश्चन है, आओ डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया हुआ है कितना 1/3 t स्क्वायर, और हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन वी हैव टू फाइंड इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में हमें वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट बन रहा है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, हाँ या ना। आइए हम इसको फाइंड करते हैं। तो वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर फोर्स भी तो नहीं दिया हुआ है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, मास चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, कुछ है कुछ नहीं। अच्छा डिस्प्लेसमेंट से हमारा बहुत सारी चीजें फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर। ऐसा करो, हम अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे इस पूरे के पूरे इक्वेशन को, ठीक है, डिफरेंशिएट the terms with respect to time। तो आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए। चलो बताओ क्या हो जाएगा, ds/dt। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, समझ में आया, s इज इक्वल टू 1/3 t स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों ओर कर सकता हूं, जैसे दो टर्म्स को डिफरेंशिएट, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, हमने टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, यानी ds/dt और इधर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 t स्क्वायर अपॉन dt। अब बताओ ds/dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है या नहीं, वेलोसिटी होती है या नहीं। तो वेलोसिटी आ गया हमारा हाउ मच 1/3 को बाहर करो, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 into t, दैट मींस वेलोसिटी इज 2/3 t। आपकी वेलोसिटी आ गई। आप कहोगे सर वेलोसिटी क्यों फाइंड किया आपने, क्या सोचकर वेलोसिटी फाइंड किए थे। देखो वेलोसिटी अगर निकल गया तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा ना, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है dv/dt। तो एक्सेलरेशन बराबर dv/dt होता है ना। तो d v का वैल्यू आपको पता है हाउ मच 2/3 t/dt, इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अरे बोल क्या हो जाएगा 2/3 को बाहर करो dt अपॉन dt, दैट मींस एक्सेलरेशन हो जाएगा 2/3, ठीक है। एक्सेलरेशन भी हमारा आ गया। वेलोसिटी को लाने की कोई मतलब, वेलोसिटी इसलिए लाए क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है भैया, वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, where it is in second work done by the force in 2 सेकेंड, ठीक है। आओ दोस्तों तो वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ds, F ds, ठीक है, हमारा F ds था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट थोड़ी। तो हमें वर्क निकालना है F ds, ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, और ये हो गया ds। मास का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ, आप देख सो, मास 3 किलोग्राम है और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन हमने 2/3 ला रखा है, ठीक है। तो मास का वैल्यू 3 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा सॉरी एक्सेलरेशन हमारा 2/3 हो गया इंटू ds, तो ये तो कट गया, आ गया 2 ds। अच्छा ds का वैल्यू देखो यहाँ पे जरा, डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, इस टर्म को गौर से देखो, ये ds इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी के जगह पे लिख सकते हैं। यहां से अगर हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, तो फ्रॉम इक्वेशन अगर 1 से हम चले, फ्रॉम इक्वेशन 1 से v इज इक्वल टू 2/3 इंटू t, एज v इज इक्वल टू 2/3 इंटू t था। बाबू बताओ v की जगह पे ds/dt भी तो था, एक ही बात है ना, 2/3 इंटू t, तो ds इज इक्वल टू 2/3 इंटू t इंटू dt। तो ऐसा करो, 2 को बाहर करो, ds के जगह पे हम क्या लिख देना है 2/3 इंटू टी dt। क्यों ऐसा क्यों किया गया, देखो क्वेश्चंस को पढ़ोगे तब पता चलेगा, मैंने बार बार कहा क्वेश्चंस को पढ़ो तब समझ में आएगी चीजें क्या है। वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकंड, यानी टाइम गिवन है 2 सेकंड में हमें वर्क डन निकालना है, तो टाइम का तो फॉर्मेट होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आगे बढ़ते हैं, तो ds इज इक्वल टू 2/3 t इंटू dt। अब हम इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आ जाओ। अच्छा वो तो हमने कर ही दिया ना, आगे बढ़ो। तो 2 कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो भाई, कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर कर दिया, t इंटू dt, ठीक है। कहां से कहां, थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन को देख लो, कहां से कहां 2 सेकंड में, अच्छा ऐसा करो, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2, दैट मींस 4/3 इंटू t²/2, 2 2 जा 4, 2 t²/3 एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे हमें निकालना था ना वर्क डन, ठीक है ना। तो हमें वर्क डन का अल्टीमेट जो आया वो आया 2 इंटू t²/3, एंड t बराबर अगर 2 सेकंड पे हम बात करें तो ये 2 2 जा 4/3, दैट मींस 8/3 जूल आपका वर्क डन आ गया। देखो ऑप्शन में 8/3 जूल है कहीं, 8/3 जूल है, ठीक है, ये सही हो गया आपका। चलो ये नीट 2006 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है, a force F acting on an object varies with distance x as shown here. Okay, the force is in Newton and x is in meter. The work done by the force in moving the object from 0 to 6 meter, 0 to 6 meter, ठीक है। नीट 2005 का क्वेश्चन है, हमें बाबू वर्क डन निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हमने आपको बताया है कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, बता चुके हैं। और ये फिर से वही चीज है, देखो ये फोर्स और ये एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे आपका फोर्स है। अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लेंगे ना, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ हो जाएगा। तो बता दो, अगर हमें वर्क निकालना है तो एरिया अंडर द एफएक्स ग्राफ क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया देख रहे हो, आ जाओ इसका एरिया निकाल दो। तो ये तो ट्रेपेजम आपको दिख रहा है, तो 1/2 ट्रेपेजम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सो पैरेलल साइड क्या हो जाएगा दिस एंड दिस, तो दिस ये 6 हो गया, और ये क्या है आपका 3, तो ये 3 हो गया, यहां से यहां तक देखो 3 है, और ये पूरा 6 है। पैरेलल साइड तो यही दोनों है, और हाइट जो है वो भी 3 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 3 + 6 एंड हाइट हो गया आपका 3, 1/2, 6 and 3 9 into 3, दैट्स मीन 27/2, 13.5 जूल, 13.5 जूल है कहीं पे, ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है। कुछ नहीं, कभी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आए और आपसे वर्क डन पूछे, आप उस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड कर दो, दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, A force acts on a 3 gram particle, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, मास इज गिवन
3 gram particle in such a way that the position of the particle as the function of time is given by x is equal to 3t minus 4t square plus t cube, where x is in meter and t is in second. Okay, the work done during the first 4 second. ठीक है, फर्स्ट 4 सेकंड में आपसे वर्क डन पूछ रहा है। ये नीट 1998 का क्वेश्चन है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है बाबू, ठीक है ना। मास भी दिया हुआ है, हाउ मच, 3 ग्राम, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है क्या, वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड। तो ऐसा है, वर्क डन अगर आपको निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दैट मीन्स अगर हम dx बाई dt, अगर हम इस टर्म को दोनों तरफ डिस्प्लेस ये कर दे, डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो ऐसा करो, इससे वेलोसिटी निकाल लोगे और वेलोसिटी निकालने के बाद एक्सेलरेशन निकाल लेना, ठीक है ना। तो ऐसा करो, इसको पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाई dt, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 3 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt डायरेक्ट कर दूं, चलो एक टर्म और बढ़ा देता हूं, बाई dt माइनस 4t स्क्वायर अपॉन dt प्लस dt क्यूब बाई dt। सो द dx बाई dt ये आपको दे देगा, बताओ बाबू, 3 बाहर आ जाएगा यानी 3 माइनस ये हो जाएगा 2 यानी 4 2 8t माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। ये dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है भाई, वेलोसिटी होती है। बोलो हाँ या ना। वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब आपसे कह रहा है वर्क डन। ऐसा करो, वर्क डन निकालना है 4 सेकंड में, तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी निकाल लो और t इज इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी निकाल लो। आया ना, नहीं समझे। वेलोसिटी का हमारा इक्वेशन आ गया, बिकॉज x का इक्वेशन हमारा दिया हुआ था टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ था, हमने वहां से वेलोसिटी को इक्वेट कर लिया, फाइंड कर लिया टाइम के रिस्पेक्ट में। अब बताओ, एट t इज इक्वल टू 0, अगर हम 0 सेकंड की अगर हम बात करें तो बॉडी की जो शुरुआत की वेलोसिटी है वो पता चल जाएगी, उसको v1 नाम दे देता हूं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 यानी 3 मीटर पर सेकंड। यस और नो। अब मुझे बताओ, अगर हम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, कहोगे सर क्यों भैया, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर पूछ रहा है वर्क डन, है ना। तो 4 सेकंड पर वर्क डन निकाल लो, v2 का वैल्यू निकाल लो यहां से, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 16 3 जा 48 यानी हो गया 51 माइनस 32, दैट मीन्स 9 यहाँ उठ जाए 19 यानी 19 मीटर पर सेकेंड। ये आपका v2 निकल गया। मेरी बात समझो, हमारा डिस्टेंस का इक्वेशन दिया हुआ था टाइम के रिस्पेक्ट में, हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया दोनों तरफ। जब हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लिया, हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। मुझे 4 सेकंड में वर्क डन निकालना है, 4 सेकंड पर वर्क डन। तो ऐसा करो, हम t बराबर 0 पर वेलोसिटी फाइंड कर लिया, t बराबर 4 पर हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब कहोगे सर क्यों, बिकॉज हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हमारा t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी मिल गया, t इज इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी मिल गया, तो हम दोनों वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकालकर उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। तो ऐसा करो, हमारा v1 का वैल्यू कितना था भाई, लगता है 3 मीटर पर सेकंड था। हाँ 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। और हमारा v2 का वैल्यू कितना था, 19 मीटर पर सेकंड। हमें वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। निकाल लेंगे ना। तो बताओ, हाफ m v2 स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे हाफ m v1 स्क्वायर हो जाएगा। सो द हाफ m कॉमन ले लो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, 1/2 3 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, और नहीं तो ग्राम में भी छोड़ सकते हो। v2 का वैल्यू 19 था, 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1 2 3 बाई 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361 शायद होता है ना। ओए 19
उनमें कैसे क्या 17 और 19 916, हाँ तो एक 361 ही तो होता है, -3 त्रिज्या 9, तो ये आ जाना है 1/2, 3/1000 और यहाँ से घटेगा तो 351, 352। ठीक है, आप इसको 2 से काट सकते हो। 2 से कितना बार में काटोगे? 2 से 17 दूना 34, 1 2 2 से 12, यहाँ से हो जाएगा 34 18 की 8, हाथ में 1, 17 51 और 1 52, इतना बटा ये इतना जूल। ठीक है, हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा मिली जूल में है, तो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिली जूल में है तो फिर जूल में क्यों बदलना, मिली जूल में है तब तो ठीक है भाई। फिर वही हो जाना है 528 मिली जूल, 528 मिली जूल। 528 नहीं है कहीं, 528 नहीं है जी, नहीं है तो उसके अगल बगल वाली चीजों को देखो। 530 है तो हम इसको लिख सकते हैं लगभग 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 530 जूल। ठीक है, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स F is given, acts on a small body of mass 2 kg, displaces it from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter. The work done in the joule is, ठीक है, हमारा क्या दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया हुआ है। आ जाओ, कितना 7 - 2x + 3x स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, मास इज गिवन ऑलरेडी, हाउ मच 2 किलोग्राम। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, एक मिनट, dx। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं। सीधा हम लोग इसको डिस्कस कर देंगे 0 to 5। ये तो सिर्फ नॉर्मल फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली सब बातें हैं, इसमें कुछ ज्यादा विशेष है नहीं। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 7 - 2x + 3x स्क्वायर है ना, 7 dx 0 to 5 माइनस 2 को बाहर कर दो, x dx 0 to 5 प्लस 3 को बाहर करो, x स्क्वायर dx 0 to 5, 0 to 5 ही तो है, हाँ 7x 0 to 5 माइनस 2 x स्क्वायर बाई 2 0 to 5 प्लस 3 x क्यूब बाई 3 0 to 5। अब बताओ 7, ये तो हो जाएगा सीधा 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 0 तो 25/2 एंड ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 जा 125 अपॉन 3। दिस विल कैंसल आउट, अल्टीमेट इट विल गिव 7 5 जा 35, 35 में से 25 जाएगा 10 एंड 10 में 125 को ऐड करोगे हो जाएगा 135 जूल। यूज योर आंसर, सीधा 135 है ऑप्शन, ऑप्शन ए है, सही है। ठीक है, आओ इस लेक्चर का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन, नीट 2011 का क्वेश्चन है। किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा if work is done upon the system by a non-conservative force, by the system against a conservative force, by the system against a non-conservative force, upon the system by a conservative force। देखो सबसे पहले तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो होगा नहीं, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ग्रेविटेशन का केस ले लेता हूं मैं, ग्रेविटेशन का केस लेता हूं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर हम इस फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम इस बॉडी को डिस्प्लेस कराएंगे, देन वी हैव टू डू सम वर्क। विदाउट परफॉर्मिंग एनी वर्क, दिस बॉडी कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम हियर टू देयर। यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ओवर दिस बॉडी एंड दिस बॉडी हैज टू बी परफॉर्म सम वर्क, यस और नो। तो यहां पे क्या हो जाना है ऑप्शन, अगर सोचकर देखो तो बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। आई थिंक इट विल राइट, यही सही जवाब है आपका, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमने देखा, आज हम लोगों ने वर्क, पावर और एनर्जी चैप्टर का नीट PYQ देखे।
इसमें हम लोगों ने शुरू से अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप देख पाओगे यहां, देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन नीट 2016, उसके बाद नीट 2013, नीट 1997, नीट 1994, नीट 1994, नीट 2019, नीट 2011, नीट 2006, नीट 2005, नीट 1998, नीट 1994 एंड 1992, नीट 2011। तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने आज वर्क पावर और एनर्जी का पहला पार्ट कंप्लीट किया। हालांकि इसमें सब क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है तो वो वर्क से ही थे। पार्ट 2 में हम लोग, ये तो पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज नीट और जेई के उठाएंगे। फिर पार्ट 3 में पावर से जुड़ा हुआ, और फिर उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओवरऑल, ठीक है। फिर जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगा वर्क पावर और एनर्जी के, हम लोग जेई और नीट के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रोटेशनल डायनामिक, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉलिजन्स, इलास्टिक, इनइलास्टिक कॉलिजन्स वगैरह, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर नीट और जेई में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। आई होप, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप नीट और जेई का एग्जाम देना चाहते हो तो पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यस और नो, है ना। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होगा, आप इसको देखिए और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल पर, क्योंकि अभी कई तरह के आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए होंगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, मैं खुद से उसको सोचकर तैयार करता हूं और उसके बाद फिर आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है वर्क फॉर विक्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।